हे एवरीवन, कैसे हो आप। हम पहुंच चुके हैं बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 316 पे। अगर आपने इसे पिछला एपिसोड देखा है तो समझ चुके होंगे कि 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन फाइनली शुरू हो चुका है और इसकी वेन्यू थी डीमन सप्रेशन प्रिजन क्वीन नंबर 11, जिसमें टेरिफाइंग एम्पर ईविल लेवल की एंटिटी को सप्रेस करके रखा गया है। पिछले एपिसोड के लास्ट पार्ट में जियान ने ईविल क्रीचर को खत्म कर 110 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए थे। चलो हम यहीं से शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग एपिसोड की शुरुआत। सबसे पहले हमें देखा जाता है सीन जहाँ पे जियान जमीन पर लैंड करता है। एफर्टलेसली उस अर्थ लेवल की बिंग को खत्म करने के बाद ओहो करके बोलता है क्या इसे सच में इतना कमजोर होना चाहिए। तभी सोल्टर टेलिस्मैन के अंदर बैठे सोल्टर लॉर्ड उसकी तरफ आंखें रोल करके बोलते हैं हम लिटिल वन, अगर तुम्हारे शरीर में होली फ्लेम्स, ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन और ग्रेट हेवली सीड नहीं होता तो तुम इसे इतनी आसानी से फाइट नहीं कर पाते। वैसा कि जैसे तुमने बोला ये बस इविल एनर्जी से बनी रेमिनेंट सोल्स हैं। अगर तुम्हारा सामना असली पावर हाउस से हो जाता है तो ये फाइट इतनी जल्दी कभी खत्म नहीं होती। जान भी हंस के बोलता है मास्टर आप सही कह रहे हो। वो इस पॉइंट पे बहस नहीं कर सकता था। सोल्जर लॉर्ड थोड़ा पॉज होके फिर से बोलते हैं ऑलराइट, तुम्हारा वो मैजिक सप्रेशन स्टोन देखो उसमें तुमने कितने पॉइंट्स हासिल करे हैं। एक्चुअली में भले ही जान के हाथ में वो स्टोन जल गया हो लेकिन उसने नोटिस नहीं किया था। वो पूछता है मैजिक सप्रेशन स्टोन। सोल्जर लॉर्ड रिमाइंड करवाते हैं ये वो जेड है जिसे यहाँ पे आने से पहले टैनिम विला के लोगों ने तुम्हें दिया था। जान अपने हाथ को ऊपर करके बोलता है ये, इस पे ऑफ कोर्स 110 नंबर लिखा होता है। वो पूछता है इस नंबर का मतलब क्या है। सो लिटिल लॉर्ड एक्सप्लेन करते हैं ये तुम्हारा डीमन सप्रेशन स्टोन, ये एक ऐसा यूनिवर्सल टूल है जो जब तक तुम्हारे साथ रहेगा तुम जिन इविल बीइंग्स को खत्म करते जाओगे उनके पॉइंट्स अपने आप ही इसमें शो होंगे। जियान उस जेड को देख के बोलता है क्या सच में ये काफी कन्वीनियंट लगता है, लेकिन इविल एंटिटीज को खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। मुझे डर है कि बस कुछ पॉइंट्स के लिए लोग अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाले। आई मीन ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लगता है सोल्जर लॉर्ड को इस बार गुस्सा आ चुका था। वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है। डीमन सप्रेशन स्टोन को दुनिया के अनगिनत एक्सपर्ट्स ने एक्नॉलेज किया है। जब तुम्हारे हाथ में पॉइंट्स एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएंगे तुम ग्रेट 1000 वर्ल्ड के उन एलीट्स के बीच में अपना स्थान हासिल कर सकते हो। और उस सीट के साथ आता है इन्फ्लुएंस। इस स्टेटस के सामने तुम्हारा एल्केमिस्ट का स्टेटस भी बोना लगेगा। और इसका जो सबसे जरूरी एस्पेक्ट है वो है डीमन सप्रेशन स्टोन से जुड़े हुए वॉल्ट यानी कि तिजोरियां। उनकी बात में कुछ अनयूजुअल सेंस करके जन दोहराता है डीमन सप्रेशन ट्रेजर वॉल्ट। सोल्जर लॉर्ड कहते हैं हाँ ट्रेजर वॉल्ट ग्रेट 1000 वर्ल्ड बटा हुआ है 7 मेजर रियल्म्स में और हर एक रियल्म अपने डीमन सप्रेशन स्टोन्स को मेंटेन करता है। इविल्स के खिलाफ फाइट करने को बढ़ावा देने के लिए हर रियल्म के सुप्रीम पावर हाउसेस मिलके एक खजाने की तिजोरी बनाते हैं। जब तुम अपनी सोल पावर स्टोन के अंदर डालोगे तुम उस वर्ल्ड के अंदर की चीजों को देख सकते हो। और हाँ, अंदर सब कुछ जेन्युइन है। ये जो इविल्स को खत्म करने से पॉइंट्स हासिल हो रहे हैं ये आइटम्स इनके बदले में एक्सचेंज हो सकते हैं। इविल बीइंग जितना ज्यादा हाई लेवल का होगा पॉइंट्स उतने ही ज्यादा होंगे। सोल्जर लॉर्ड थोड़ा पॉज होके फिर से बोलते हैं हेवन टियर से एम्पर टियर के बाद भी कुछ और पोटेंट रैंक्स मौजूद हैं और भी पावरफुल एनिमीज और भी खतरनाक रिवॉर्ड्स। जान टिस्क टिस्क करके बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि इस पत्थर के अंदर ऐसा ग्रैंड सिस्टम छिपा होगा। अगर मुझे सच में पता होता तो मैं इसे उस पहले वाले प्रिजन के अंदर भी ले जाता। लगता है मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए। सोल्जर लॉर्ड स्माइल के साथ कहते हैं हर 100 साल के समय के बाद इन तिजोरियों के अंदर के खजानों को रिफ्रेश किया जाता है यानी कि अपडेट। इसलिए जब कोई किसी आइटम को रिडीम करता है उसकी जगह पे नया आइटम आ जाता है। चलो बच्चे देखते हैं कि क्या इस राउंड में तुम्हारे लिए कुछ यूजफुल मौजूद है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पॉइंट्स को हासिल करने के लिए हमें शायद पॉइजन डीमन एम्प्रेस के पास जाना होगा। जहाँ नोट करता है आखिरी लाइन पे उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। जैसे वो स्टोन के अंदर अपनी सोल पावर को भेजता है सबसे पहले उसके कान में क्लिंग की साउंड जाती है, फिर सुनाई देती है आवाज जो कि कहती है डीमन सप्रेशन स्टोन स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है और इसे ब्रेक करने के लिए कम से कम एक्स्ट्रा 200 यानी उससे ऊपर की स्ट्रेंथ चाहिए होगी। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके पॉइंट्स को किसी भी तरीके से बदल सकते हो या इसमें और कोई बदलाव कर सकते हो तो नहीं तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। तुम्हें जेन्युइन इविल्स को खत्म करने के बाद ही पॉइंट्स मिलेंगे। फिर आगे इसकी क्लासिफिकेशन बताई गई थी जिसमें हेवन टियर के इविल बीइंग्स को खत्म करने में मिलते हैं 10 पॉइंट्स और अर्थ को लोअर मिड और हाई में बांटा गया है। लोअर अर्थ इविल बीइंग्स को मारने में मिलते हैं 50 पॉइंट्स, मिडिल वाले को 100 और हाई वाले को 200। फिर आता है नोबल या फिर वेनरेबल टियर जिसे लो और हाई में बांटा गया है। लो वेनरेबल को खत्म करने में मिलेंगे 1000 पॉइंट्स और हाई वाले को मारने पे 3000 पॉइंट्स। एम्पर टियर भी इमोर्टल और होली लेवल में बटा हुआ है जिसमें इमोर्टल एम्पर टियर के इविल बीइंग्स को खत्म करने पे टोटल 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं पे अगर तुम एक होली एम्पर टियर के इविल बीइंग को खत्म कर पाते हो तो इसका रिवॉर्ड है 50,000 पॉइंट्स। फिर आता है किंग टियर जिसे ब्लैक, व्हाइट और रेड में बांटा जाता है। इस टियर के किसी भी बीइंग को खत्म करने पे तुम्हें उस रीजन की सुप्रीम पावर की कोई भी टेक्निक या
क्या वेपन मिलेगा। ये सब सुन के जियान का मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था। वो कहता है क्या मेटिकुलस और शानदार सिस्टम है, लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसा मौजूद है जो मेरे काम आ सके। अगले मोमेंट में वो खुद को फ्री छोड़ देता है, जैसे उसे डीमन सेपरेशन स्टोन के अंदर खींच लिया गया था, मतलब उसके इनर स्पेस के अंदर। यहाँ स्टार्टल्ड आवाज में चारों तरफ देख के बोलता है कहाँ हूँ मैं। इसका जवाब सोलिटर लॉर्ड देते हैं। वो कहते हैं डीमन सेपरेशन स्टोन का इंटरनल स्पेस है, यहाँ तुम आइटम्स को ब्राउज और एक्सचेंज कर सकते हो। ये सारे के सारे आइटम्स हर रियल्म के टॉप एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, इसलिए तुम इन्हें चुरा नहीं पाओगे और ऐसा करने का सोचना भी नहीं चाहिए। यह की स्पेशल पावर कुछ ऐसी है जिसे मैं भी ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। जैन सोलो में एक्सप्रेशन के साथ नोट करता है। वो क्लियरली सेंस कर पा रहा था कि स्पेस में कैसी ओवर पावरिंग प्रेजेंस मौजूद है। उसके चारों तरफ फ्लोट कर रहे थे लाइट के क्लस्टर्स, जब वो 2-3 रोशनियों को अपनी तरफ खींचता है। मर्दान उसके अंदर के ट्रेजर के ऊपर जाता है। पहले लाइट क्लस्टर से एक ग्रीन वैन लिपटी होती है। इसके करीब आती जियान के अंदर का वुड एट्रीब्यूट का 2 कोर लालच से वरी फ्लक्चुएशंस को एमिट करने लगा था। ये था 7th ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट मैजिक साउंड वुड। वैसे शुरुआत में तो जियान ये महसूस करके काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन बहुत जल्दी उसकी खुशी चली भी जाती है जब उसके परचेजिंग पॉइंट्स को देखता है। इसके ऊपर बड़े बड़े अंकों में लिखा था 1 लाख पॉइंट्स। जियान कहता है नहीं, ये इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है। वो एक के बाद एक और ट्रेजर्स को चेक करने लगा था। उसे अलग अलग वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, लेकिन सब 10,000 पॉइंट्स की डिमांड कर रहे थे। हाउएवर इसी मोमेंट में हुआ था कुछ अजीब। अब जियान पहुंच चुका होता है 3 लाइट क्रिस्टल्स के सामने। इसी पर उसकी बॉडी की होली फ्लेम ऑफ फ्लेम मंत्र अचानक से वाइब्रेट करने लगते हैं। ऐसा लगता है उसकी बॉडी से बाहर जाना चाहते हो। जब वो ध्यान देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसे मालूम पड़ता है कि उन तीनों लाइट क्रिस्टल्स में से जो सबसे कम रोशनी को रखता है, ये खिंचाव उसकी तरफ है। इस बिल्कुल ऑर्डिनरी से क्रिस्टल को देख के जियान कहता है ये ऑफ कोर्स इस चीज इतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी ऊपर से दिखती है। जब जियान की बॉडी इस रोशनी के गोले के पास जाती है, उसे फील होती है ऐसी टेरिफाइंग रिपल जिसने उसकी सोल को कपा दिया था, मतलब उसकी रूह ट्रेम्बल हो गई थी। इसी पर सोलिटर लॉर्ड जो कि स्पेस को जियान के थ्रू ब्राउज कर रहे होते हैं, उनके चेहरे पे एक पागलपन और डिसबिलीफ से भरा एक्सप्रेशन अपीयर हुआ था। वो अपनी कांपती हुई शौक से भरी आवाज में कहते हैं ये इम्पॉसिबल, ये फ्लेम सोलोइंग टेक्निक। अपने मास्टर के ऐसे रिएक्शन को सेंस करके जियान एक बार फिर से उस लाइट क्लस्टर की तरफ देखने लगा था। वो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस। जियान बोलता है सोलोइंग टेक्निक मास्टर ये क्या चीज है। इस लेवल की फ्लक्चुएशंस नहीं, किसके बस एक छोटे से ट्रेस को सेंस करके जियान की खोपड़ी घूम गई थी। खासकर उसे जैसा शॉक सोलिटर लॉर्ड से सेंस हो रहा था। ये आइटम डेफिनेटली बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके पास अपने सोल पावर को भेजती जियान को कुछ शब्द दिखाई दिए थे जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन होती है। ये शब्द कहते हैं मिड ग्रेड थ्रू इमोर्टल टेक्निक सोलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये टेक्निक एक्चुअली में कॉम्बैट आर्ट थी जो फ्लेम्स को डिवॉल्व करके यूजर की स्ट्रेंथ को एक अलग ही स्तर पर बढ़ा देती है। यह स्ट्रेंथ भले ही कुछ समय के लिए लास्ट करती हो, लेकिन इस्तेमाल करने वाले के पास जितनी पावरफुल फ्लेम्स होंगे बूस्ट उतना ही शानदार होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन याद रखने से वही प्रैक्टिस कर पाएगा जिसके पास हो फ्लेम एट्रीब्यूट। अगर और कोई इसे ट्राई करता है तो कम से कम उसे 11 डैमेज पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा उसकी जान जा सकती है। अंदर जियान को एक स्क्रोल दिखाई दिया था जिसे एक इल्यूजरी फ्लेम में ढक रखा होता है। इसे बस देख ही सकते थे लेकिन छू नहीं सकते। साफ तौर पे इसके ऊपर लगाई जाने वाली रिस्ट्रिक्शन एक सुप्रीम बीइंग से आती है। इसे चुराने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और तो ये ऑब्वियस ही बात है कि स्क्रोल इस लाइट क्लस्टर के अंदर मौजूद था। जब जियान के पास पर्याप्त पॉइंट होंगे वो इसे डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकता है। और उसे यही पता होता है कि इस पॉइंट में से हासिल करना ये बस सपने देखने जैसी बात है। वो वॉर्ड जैसी फ्लेम जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही थी वो जियान को आसानी से राख में बदल सकती थी। इससे पहले सोलिटर लॉर्ड कुछ बोल पाते, जियान कुछ सोच के सरप्राइज से भरी टोन में बोलता है swallowing information। क्या ये मेरी स्काई-फाई 3 मिस्टीरियस चेंज जैसी नहीं है। वो जानता था कि उसके एंसेस्टर शाओजुआन ने उसे जो कंप्लीट स्काई-फाई 3 मिस्टीरियस टेक्निक दी थी वो सिर्फ उसके क्लैन मार्किंग को एक्टिवेट नहीं कर सकती बल्कि उसकी कल्टीवेशन को ही बूस्ट दे दी थी। लेकिन बात ऐसी है कि 2D वर्ल्ड में आने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि इसका ग्रेड बहुत लो है और अब वो होली फ्लेम की हेल्प के बाद भी इससे कुछ खास फायदा नहीं उठा सकता है। जहाँ तक बात रही कितने लंबे समय से जियान ने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वेल ऐसा तभी होगा जब जियान अपने क्लैन पैटर्न्स को एक्टिवेट करना चाहता हो। अब जो उसके सामने सॉलोइंग फ्लेम टेक्निक है वो सिर्फ उसकी स्काई-फाई 3 मिस्टीरियस चेंज जैसी नहीं है बल्कि ये एक मिड ग्रेड टू इमोर्टल लेवल की टेक्निक है। ये बेसिकली जियान के लिए तो एब्सोल्यूट ट्रेजर था। अगर वो उसे मास्टर करके अपने फ्लेम मंत्रा से मिला सकता है, यूज होंगी होली फ्लेम्स, तो उसे मिलने वाली एक्सप्लोसिव बूस्ट पावर किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी होगी। जियान के चेहरे को देख के सोलिटर लॉर्ड बोलते हैं क्या हुआ, इंप्रेसिव है ना। अभी जियान का चेहरा प्रैक्टिकली एक्साइटमेंट की वजह से ग्लो कर रहा था। बड़ी सी स्माइल के साथ बोलते सच में अच्छी चीज है, मुझे इसे हासिल करना ही होगा। ये क्लियर था कि इस फ्लेम सॉलोइंग टेक्निक के साथ उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। ये एक टेरिफाइंग सपोर्ट थी। सोलिटर लॉर्ड कुछ पुरानी यादों में जाते हुए बोलते हैं हो
उस वर्ल्ड का डीमन सेपरेशन ट्रेजर उस लॉर्ड ऑफ लीसोल के हाथ में न जाने कितने सालों से है। लेकिन जहाँ तक बात रही इस टेक्निक की, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड के स्पिरिट स्वॉलोइंग क्लैन से आती है। जैन बोयोटाकी बोलता है स्पिरिट स्वॉलोइंग क्लैन, उसे से मिलता जुलता कुछ दूसरी कॉन्टिनेंट का याद आता है। जब जैन ध्यान देता है फाइनली उसके दिमाग में स्पिरिट स्वॉलोइंग किंग और वर्ल्ड डिवाइडिंग फ्लेम की मेमोरीज फ्लैश हुई थी। सो लीडर लॉर्ड बताते हैं ये सो कॉल्ड स्पिरिट स्वॉलोइंग रेस तुम्हारी दूसरी कॉन्टिनेंट की बस एक ब्रांच है। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में असली स्पिरिट स्वॉलोइंग क्लैन का स्टेटस उन एंशिएंट क्लैन से ज्यादा पीछे नहीं है। इनका किंग कुछ भी आसानी से निकल सकता है। इनकी ऐसी अनपैरेलल्ड डिवावरिंग एबिलिटीज की वजह से उस एंशिएंट वॉर में इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत शानदार थे। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ वो टेरिफाइंग पावर इस दुनिया के लोगों के दिलों में डर बनाने लगी, जिससे वो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स इनके क्लैन के ऊपर हमला कर देते हैं। ये स्वॉलोइंग फ्लेम टेक्निक उन्हीं से आई है। हालांकि इसकी रैंक बहुत ज्यादा हाई ना हो, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत खतरनाक है। यही कारण था जिसकी वजह से स्पिरिट स्वॉलोइंग क्लैन इसे अपनी गार्डियन टेक्निक कहा करता था। तभी जैन के दिमाग में एक थॉट आता है, वो कहता है क्या एंशिएंट तोशे गॉड और स्पिरिट स्वॉलोइंग क्लैन के बीच में कनेक्शन रहा है। एक्चुअली में जो जानकारी उसके मास्टर तोशिक गॉड ने छोड़ी थी उससे जियान का कुछ सेंस हो रहा था। जब ये नाम उसके मुंह से बाहर निकलता है सोल्डर लॉर्ड के अंदर कुछ ट्रिगर हो जाता है। वो बोलते हैं तोशे एम्परर। जियान पूछता है मास्टर आप कुछ जानते हो? सोल्डर लॉर्ड बताते हैं नहीं, सो कॉल्ड एंशिएंट एम्परर तोशे के बारे में मेरे पास कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन लगता है वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कई नामों से जाने गए हैं। मुझे याद है एक पीक पावर हाउस जो कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता था। एक समय पे उसके पास 5 होली फ्लेम्स थे। उनके साथ इस फॉलोइंग फ्लेम टेक्निक को परफॉर्म करते ही उसकी पावर इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सबसे पीक पे पहुंच जाया करते थे। ये शब्द जान के लिए बड़ा शौक थे। वो कहते हैं 5 होली फ्लेम्स। सोल्डर लॉर्ड अपने सर को लाते हुए बोलते मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि तुम जिस एंशिएंट गॉड की बात कर रहे हो वो यही है, लेकिन मुझे याद है कि दूसरी कॉन्टिनेंट से आने वाला ये व्यक्ति एक इंसान नहीं था। जान नोट करके बोलता है तो ये वही होंगे। सोल्डर लॉर्ड आगे बताते हैं इस बीइंग की स्ट्रेंथ मुझसे काफी आगे थी और हो सकता है स्पिरिट स्वॉलोइंग क्लैन और उसके बीच में संपर्क रहा हो। बस उस एंशिएंट वॉर के बाद वो और स्पिरिट स्वॉलोइंग क्लैन दोनों ही वैनिश हो गए। अब क्या वो सच में खत्म हुए या फिर कहीं छिप गए हैं ये मुझे भी नहीं पता। जैन वापस से अपनी नजरों को स्लाइड कस्टर के ऊपर ले जाता है। ये चीज उसके लिए इतनी ज्यादा आकर्षक थी कि उसका मुंह सूख गया था। वो अपने होठों को लिक करते हुए डिटर्मिनेशन से भरी स्माइल के साथ बोलता है वेल चलो पहले 10,000 पॉइंट्स को इकट्ठा किया जाए जिससे मैं इस टेक्निक को हासिल कर सकूं। अगले पल जियान बाहरी दुनिया में अपेयर हुआ था जो कि होता है डीमन सप्रेशन प्रिजन। शाओगी जो कि जियान के अचानक से डिसअपेयर होने की वजह से नर्वस हो गया था। वो पूछता है बिग ब्रदर आप गए कहाँ पे थे? जियान के चेहरे पे थी बड़ी सी स्माइल। वो एक ताली बजा के बोलता है कुछ नहीं, लेकिन लगता है अब चीजें इतनी पीसफुल नहीं रहने वाली। इस समय जिस एरिया में थे वहाँ पे लो लेवल के इविल बीइंग्स थे। इनमें अर्थ लेवल की इविल एंटिटीज को ढूंढना मुश्किल होता है। इस हिसाब से उसके लिए 10,000 पॉइंट्स को कलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल होगा। उसकी नजरें जाती है डीमन सप्रेशन प्रिजन के सेंटर की तरफ जहाँ पे डेंस मिस्ट मौजूद थी। जियान बोलता है लगता है हमें सेंटर के पास जाना होगा क्योंकि वहीं पे स्ट्रॉन्ग इविल डीमंस मौजूद होंगे। हम वो डेंजरस हैं लेकिन उनसे हमें जो पॉइंट्स मिलने वाले हैं उसकी वजह से रिस्क वर्थ इट है। ऑफकोर्स शाओगी उसे बिग ब्रदर मान चुका था, जो जियान कहेगा वो बिल्कुल मानेगा, इसलिए दोनों इस प्रिजन के हार्ट की तरफ जाने लगते हैं। जब शाओगी और जियान डीमन सप्रेशन प्रिजन की गहराइयों में जा रहे थे इन्हें मालूम नहीं पड़ता है कि इनके ऊपर पहले से किसी की नजरें पड़ चुकी हैं। वो ही करके बोलता है कि यही वो इंसान है जिसे कैप्चर करने के लिए हमारे लॉर्ड का ऑर्डर आया है। मुझे याद आया जियान, हाँ बस एक अर्ली से 3 स्टार इमोर्टल, इसे तो मैं चींटी की तरह मसल सकता हूँ। इस डेमोनिक सप्रेशन प्रिजन का आसमान उस घनी इविल डेमोनिक एनर्जी से ढका होता है, इसलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा सिनिस्टर था। वो धीमी धीमी चलने वाली हवाएं भी लोगों के रोंगटे खड़े कर रही थी। ये हैवी और डिस्टर्ब फील करवाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा डीमन सप्रेशन प्रिजन किसी जीते जागते नर्क की तरह लगता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर सारे स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स के दिलों में अनीस भरा था। तभी शाओगी बोलता है बिग ब्रदर अभी जियान और शाओगी उस सेंटर के भारी पैरामीटर पे आ चुके थे। इस जर्नी के दौरान इन्हें कई इविल बीइंग्स मिलते हैं जो कि मोस्टली तीसरा दोशान के मिड या अर्ली स्टेज में थे और इसी वजह से जियान के डीमन सप्रेशन स्टोन में अब होते हैं 200 पॉइंट्स। ये 200 पॉइंट्स भले ही काफी लग रहे हो लेकिन अगर उस टेक्निक को हासिल करने के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत कम होते हैं। जैन हेल्पलेसली अपने सिर को लाके बोलता है पॉइंट्स को इकट्ठा करना सच में आसान नहीं है। हाथ के इशारे पे एक और इविल बीइंग खत्म हो जाता है जैसे उसके पॉइंट हो जाते हैं 210। ये डीमन सप्रेशन प्रिजन का बिल्कुल किनारा होता है, इसलिए इविल बीइंग्स की स्ट्रेंथ भी काफी मीडियोकर होती है। जहाँ तक बात है शाओगी की तो उसे पॉइंट से कोई लगाव नहीं था, इसलिए वो बिना हेजिटेशन के अपने पॉइंट्स को भी जियान को दे देता है। तब अचानक से शाओगी की बॉडी में से कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशन एमिट होने लगी थी। शाओगी आंखें नैरो करके बोलता है यहाँ जरूर कुछ है। जैन एक्चुअली में जैसे शाओगी से मिला था वो कंफ्यूज था। शाओगी की स्ट्रेंथ है मिड से 3 स्टार 2 इमोर्टल की, लेकिन उसके पास फाइटिंग एबिलिटी नहीं है और तो और उसकी लीसोल रेम की जैसे मेमोरीज ही हटा दी गई हो, इसलिए पूरी जर्नी में जियान उसे
प्रोटेक्ट भी कर रहा था। जियान के हिसाब से शाओगुई की मेमोरीज को किसी पावरफुल एक्सपर्ट ने सील किया है और जरूरी नहीं कि इसके पीछे का कारण गलत हो। जियान के हिसाब से शाओगुई की मेमोरीज को सील करने वाला उसकी मदर का कोई साथी होगा जिससे उसे लीसो टेरिटरी के हाई लेवल फिगर से बचाया जा सके। वरना जैसे शाओगुई के शरीर में नोबल लीनिएज है, बेसिकली यहाँ बात हो रही है शाओ क्लैन ब्लड लाइन की, उसके साथ बहुत गलत काम हो सकते थे। खैर जब ये विचार जियान के दिमाग में चल रहे होते हैं उससे थोड़ी सी दूर पे चिरचिर के साउंड के साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं। इन हवाओं में कुछ पानी की बूंदें भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से कुछ टेरिफाइंग जागने वाला हो। जियान बोलता चलो इसे चेक करते हैं। दोनों के फिगर छाया की तरह गायब होके एक झील के बगल में अपेयर हुए थे। तो एक तेज आवाज कहती है डाई, लेकिन नीचे से कई पावरफुल वेव्स उठने लगी थी और एक मैसिव लाल रंग का हाथ जियान की खोपड़ी की तरफ बढ़ता है। रिएक्शन उसने तुरंत दिखाया था। शावू शावू के साउंड के साथ बीच हवा में ट्विस्ट होते हुए हम उसे इस ब्लो को डॉज करते हुए देखते हैं। हालांकि जियान तो बच गया था लेकिन ब्लडी पाम उसकी रोप से छू गया होता है। वो इससे तुरंत ही पाउडर में बदल जाता है। शाओगुई फटाक से जियान के सामने आके बोलता है ब्रदर क्या आप ठीक हो? जियान की नजरें उस पानी की सतह के ऊपर टिक जाती हैं। इस सरफेस के नीचे कुछ मूव कर रहा था। वो कहता है मैं तो ठीक हूँ लेकिन लगता है हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल चुका है। नेक्स्ट मोमेंट में गूंजती है शुआ 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 की आवाज है। उसकी खतरनाक फ्लेम्स चारों तरफ फैली थी जो यहाँ के कोल्ड टेम्परेचर को तुरंत ही गर्म कर देती हैं। वो कहता है बाहर आओ। पानी ब्लब ब्लब की आवाजों के साथ उबलने लगा था। इसी के साथ पानी के बीच में बनता एक होल, इसमें से एक इंसानी फिगर निकला था। इस इंसान को देख के जियान की भौं से घुट जाती है। इसमें से कोई डिमोनिक प्रेजेंस नहीं होती और वो लाइफ ऑरा बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। अजीब बात ये थी कि इस चीज के अंदर एक पावरफुल वाटर एलिमेंटल एनर्जी भरी होती है। वो फिगर एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है हे लगता है तुम्हारी नाक काफी पैनी है। ये एक पतला सा दिखने वाला ब्लू रोड मैन था जिसकी उम्र जियान के बराबर रही होगी। इसका वो पहना ठंडा सा ऑरा बता रहा था कि इसकी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी है 3/2 के लेट स्टेज पे। जियान इसे सेंस करके बोलता है ये ऑरा इतना जाना पहचाना क्यों है? उसे कुछ डेजाबू आता है। फिर अचानक से वो एक कनेक्शन बनाता है। जियान कहते हैं ओ तो तुम सी ऑफ डस्ट से हो, हिडन सोल सोसाइटी। ये सुन के बंदा कहते तुम बता सकते हो। हाँ। उसकी आंखें एक बार शाओगुई की तरफ जाती हैं। आंखों में अपीयर होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन, जैसे कि उसे शाओगुई के बारे में कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। वो जस्ट हमला करने की तैयारी में था। इसी मोमेंट में हम उसकी बॉडी के अंदर कुछ ग्लो होते हुए देखते हैं। वो टिच करके बोलता है अब वो इस टाइम पे मुझे क्यों बुला रहे हैं? खैर जाने दो, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। उसके हाथ के इशारे से वो वाटर एनर्जी से ढकना शुरू कर देती है। ये देख के जियान का फिगर ब्लर होता है। वो जूश की साउंड के साथ आगे शूट हो जाता है। ये देख के वो बंदा कहता है हे अगर मेरे पास अर्जेंट काम नहीं होता तो आज मैं तुझे हार का मजा चखा देता। और राइट क्योंकि तू वैसे ही मरने वाला है। मैं तुझे बता देता हूँ कि सर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के पावर हाउसेस वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की फोर्सेस के द्वारा घिरे जा रहे हैं। अगर उन्हें बचा सकता है तो बचा ले क्योंकि समय ज्यादा नहीं रह गया है। मैं हूँ हिडन सोल सोसाइटी के 4 हीरोज में से मोयू। ये कह के वो फिगर गायब हो जाता है। जान के एक्सप्रेशंस कोल्ड हो गए थे। जान राखी बोलता है बेस्टर्ड शाओगुई चलो। ये दोनों डीमन सप्रेशन प्रिजन की और भी गहराइयों में चले गए थे। दुखी फेस से थंडर कनेक्शन की वजह से जियान को उसकी पोजीशन का बेसिक आइडिया होता है और अभी वो कनेक्शन हल्का सा ट्रेम्बल हो रहा था, यानी कि उसका ऑरा कम हो रहा है। इस मोमेंट में सोल्टी लॉर्ड जो कि उस दूर जा रहे मोयू को देख रहे थे वो खुद से एक ईरी स्माइल के साथ बोलते हैं या हिडन सोल सोसाइटी क्या कर रही है? क्या वो कुछ स्कीम कर रहे हैं? और मैं कुछ पावरफुल फिगर्स को भी सेंस कर पा रहा हूँ। क्या ये सोल पैलेस का वो सोल वेनरेबल है? लगता है ये सब यहाँ पे डीमन पॉइजन एम्पर्स के लिए आए हैं। ही इस बार ये बच्चा देखेगा कि इविल रेस के एम्पर लेवल के पावर हाउस की स्टैंड कैसी होती है। परहैप्स अगर हम लकी रहे तो हम पॉइजन डीमन एम्प्रेस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जब जन डीमन सप्रेशन प्रिजन की लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था हम जूम करते हैं उसकी डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ कुछ अलग ही सीन दिखाई दे रहे होते हैं। एक भारी सा पत्थर जिसका बेस एकदम गुफा जैसा लगता है। इसमें कई फिगर छपे होते हैं। एक बंदी बोलती सिस्टर फेयर हम इन सभी एलिट से घिर चुके हैं। अगर चीजें ऐसी बनी रहती हैं तो लगता है हमारे सामने युद्ध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। दुगीफे म्यूगे यू सिस्टर ल्यूचिंग और यिनची इन सबके शरीरों में अलग अलग जगह पे चोटें थी। साफ तौर पे पहले किसी से उलझ चुके होते हैं। बात ऐसी थी कि डीमन प्रिजन में एंटर करने के बाद एक ग्रुप जब जियान और बाकियों से अलग हो गया तो ये पॉइंट्स को ऑब्टेन करने के लिए हाई लेवल इविल बीइंग्स का शिकार करने की सोचते हैं। लेकिन तभी शुइन पवेलियन के लोग इन्हें घेर लेते हैं। सिचुएशन तब खराब होती जब शुइन पवेलियन सिर्फ अकेले हमला नहीं करता बल्कि इनके साथ ही और भी फैक्शंस जो कि अग्रेसिव अटैक्स करते हैं। एक और चीज नोटिस करने वाली होती है कि वो किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करते, जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहे हो। दुखी पे खड़े होके अपनी भैंस गोड़ के बोलती है ये और नहीं जल सकता, हमें इन्हें रोकना होगा। तब तक तुम सभी यहाँ से दूर जाने की कोशिश करना। जब तुम यहाँ से एस्केप कर पाते हैं हमारे पास मौका होगा। वो जानती थी कि इस पॉइंट पे किसी न किसी को चार्ज लेना होगा वरना सर्वाइव करने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। ल्यूचिन जिसकी डिडक्शन एबिलिटी काफी अच्छी होती है वो सोलम एक्सप्रेशन के साथ
साथ बताती है, नहीं फेयर तुम बाहर नहीं जा सकते। मैं सेंस कर पा रही हूँ कि शोइन पवेलियन की लाइन के पीछे और भी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस छिपी हुई हैं। ये बस हमारे ऊपर फेटल अटैक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लगता है किसी का इंतजार कर रहे हैं। लिu चिंग के पास खुद सीक्रेट्स थे, एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसे किसी ने देखा नहीं था, बस वो अभी से छिपा के रखना चाहती थी। यूरू पूछती है तो वो इंतजार किसका कर रहे हैं। तभी अल्केमिस्ट पवेलियन की एंची के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। उसके दिमाग में जियान का फिगर आया था और लोगों की भी आंखें नैरो हो जाती हैं। हेडन मेडिसिन को निकलते हुए मुड़ के बोलता है, लगता है यही एक्सप्लेनेशन है, उन्हें जियान का इंतजार है। ये सब उम्मीद करते हैं कि जियान इनके जाल में न फंसे। एट द सेम टाइम जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश करते हैं। हमारा फोकस जाता है रेन फॉरेस्ट के बाद कुछ फिगर्स के ऊपर जो शैडोज में छिपे हुए थे। एक बंदा जिसकी आंखें सिनिस्टर लाइट से भरी होती हैं, वो अपने होठों को लिख करके बोलते, म्यूशी तुम कर क्या रहे हो? ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के फाइटर्स हमारे सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते, इन्हें चलो फिनिश कर देते हैं। वैसे ही वो लड़कियां डोंगजो की टॉप टैलेंट्स हैं, उनकी वो कर्व्स देखो, टिस्क टिस्क। डोंगजो की फोर्सेस को हराने के बाद हमें उन लड़कियों को लुत्फ उठाने का भी मौका मिलेगा उस नजारे को इमेजिन करके। ये बंदा किसी भूखे कुत्ते की तरह लार टपकाने लगता है। म्यूशी हम करके बोलता है, मुझे इन लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, ये बस तब तक जिंदा है जब तक जियान यहाँ नहीं आता। उसे कैप्चर करने के बाद तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो। ये सुन के बंदा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम अपनी पार्टनरशिप को एंजॉय करते हैं। इसके दिमाग में और भी घटिया आइडियाज आने लगे थे। कुछ समय के बाद म्यूशी इस एरिया को स्कैन करके बोलते हैं, अभी जियान का कोई साइन नहीं दिख रहा, लगता है इस लड़की को सच में धैर्य रखना आता है, तो चलो इनके साथ थोड़ा और खेला जाए। याद रखने किसी की जान नहीं लेनी है, बस इन्हें चीखने मजबूर करना है। ये कह के म्यूशी और बाकी के दो लोग डोंगजो की पावर हाउस की तरफ शूट हो जाते हैं। ये चीज जिसका परसेप्शन सबसे ज्यादा पहना था, वो तुरंत इन्हें सेंस करके बोलती है, ध्यान से ये आ रहे हैं। इनके ग्रुप के 6 लोगों में बस म्यूगी की स्ट्रेंथ तीसरा दोशियान के मिड स्टेज तक पहुंची थी, बाकी लोग अर्ली फेज में होते हैं। ऐसे एलीट लेवल के दुश्मनों के खिलाफ इनकी जीतने की उम्मीदें ज्यादा नहीं होती। शैडोज में से निकलने वाला म्यूशी बोलता है, लगता है जियान की नजरों में तुम सबकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। एट द एंड वो एक कायर है, अपनी जान बचाने के लिए छिपने वाला। म्यूशी के ऑरे को सेंस करके लिu चिंग की भौं से घुट जाती है। वो कहती है स्ट्रॉन्ग है। शुरुआत में इसका ऑरा तीसरा दोशियान की मिड स्टेज में था, लेकिन अब लेट स्टेज में पहुंच चुका है और उसके पीछे खड़े दोनों ब्लैक रोडमैन उसे डेंजर फील करवाते हैं। ये भी लेट स्टेज के पावर हाउसेस थे। म्यूगी बिना हेजिटेशन के खड़े होकर बोलता है, मैंने रोकता हूँ, तुम सब भागो। शुआ शुआ के साउंड के साथ उसकी एनर्जी रिपल्स फैलती हैं। उसे देख के एक ब्लैक रोडमैन आगे बढ़ के बोलते है, ओ लगता है तुमने अभी सबक नहीं सीखा, तो चलो तुम्हारे साथ मैं खेलता हूँ। म्यूशी जिसका एक्सप्रेशन मैडनेस की वजह से ट्विस्ट हो गया था, वो पागलों की तरह हंस के बोलता है, तो अब मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे पास क्या ट्रिक्स बची हैं। अगर जियान शो नहीं होता है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, याद रखना तुम्हारी मौत का कारण जियान है। इसके पीछे खड़ा एक बैकग्राउंड बोलता है, इसके साथ कुछ गलत है, इसका और अनस्टेबल लग रहा है। दावा बोलने वाली सबसे पहले होती लिu चिंग, फिर दुकी फे। दोनों एक दूसरी तरफ नोट करके अपने औरों को रिलीज करती है। लिu चिंग की एक चमकती रोशनी घेर लेती है और दुकी फे की थंडरस एनर्जी। जो ब्लैक रोडमैन दुकी फे को देखता है, वो एक हवस से भरी स्माइल के साथ कहता है, लाइट एटीट्यूड दुकी और थंडर एटीट्यूड भी, लेकिन मुझे थंडर वाली लड़की अच्छी लगी। म्यूशी कोल्ड आवाज में कहता है, अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो इसे तुम ले लो। वो लिu चिंग और बाकियों के रास्ते को रोकने के लिए चला जाता है। दुकी फे चिल्ला के बोलती है, थंडर साउंड। गड़ 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 की आवाजों के साथ आसमान धड़कने लगा था और उसकी बॉडी में से टेरिफाइंग थंडर एक्सप्लोड होता है। ये बिजलियां पूरे स्पेस को वाइब्रेट करने लगती हैं, गूंजती हैं वैंगोम की आवाजें। वो ब्लैक रोडमैन भी आसमान में उठा था। हम उसकी बॉडी से एक लाल रंग की फ्लेम को इरप्ट होते हुए देखते हैं, जो कि उसके शरीर के चारों तरफ ट्विस्ट होकर एक 100 मीटर बड़े फायर ड्रैगन को बना लेती है। वो कहता है, अच्छी थंडर दुकी है, लेकिन तुम बहुत कमजोर और इंजर्ड हो। ये खत्म होता है। जैसे उसका हाथ आगे पॉइंट हुआ था, वो ड्रैगन सीधा दुकी फे की तरफ आगे बढ़ गया था। जब उस अटैक की स्ट्रेंथ को सेंस करती है, लगता है चीफ किसी डिसीजन में पहुंच गई थी। साथ में उसके शरीर से बाहर आने लगते हैं कुछ ग्रे थंडर्स, जिनमें ज्यादातर इनविजिबल होते हैं। वो ब्लैक रोडमैन धाड़ के बोलते हैं, डाई। ड्रैगन हवा में सब कुछ तबाह करता जाता है। ये देख के लिu चिंग की आंखें वाइट हो जाती हैं। वो कहती है, सिस्टर फेयर भागो, ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दुकी फे जानती थी कि अब काफी देरी हो चुकी है। उसके आईब्राउज के बीच में कुछ ग्रे लाइंस अपीयर होने लगती है। जब एक ग्रे थंडर पावर उसके ऑरे में मिल रही थी, कोई नोटिस नहीं कर पाता कि दर्द की वजह से उसका चेहरा ट्विस्ट हो गया था। बैंग बस की आवाजों के साथ एक इंस्टेंट में टेरिफाइंग सिल्वर ग्रे थंडर एक डेसोलेट ऑरे को फैलाता है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि इसके सामने सिनिस्टर ब्लैक मिस्ट, जो कि इस प्रेसिडेंट एरिया में मौजूद होती है, हम उसे भी पीछे हटते हुए देखते हैं। जैसे कि इस ग्रे लाइटिंग में ऐसी ओवरवेलमिंग फोर्स छिपी हुई है, जैसे इवल एनर्जी भी बह खाती हो। साइड लाइन में म्यूशी, जो कि लिu चिंग के साथ बैटल कर रहा था, वो जब दुकी फे ऑरे को सेंस करता है, उसका दिल एकदम जंप मारता है। वो भौं से घोट के बोलता है, थंडर पावर नहीं, कुछ गलत है। अब जब वो दुकी फे तरफ देखता है, उसे ऐसा लगता है कि ये वो चीफे नहीं है जिसे उसने पहले देखा था। हालांकि उस ब्लैक
रोडमैन को भी अनयूजुअल ग्रे थंडर नोटिस हुआ था, लेकिन उसे सीरियसली नहीं लेता। वो कोल्ड आवाज में कहता है, मेरे सामने मिस्टीरियस बनने की कोशिश कर रही हो, देखो जब मैं तुम्हें कैप्चर करता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा कि मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है। उसके हिसाब से लड़की चाहे कैसी भी ट्रिक्स का इस्तेमाल करे, दोनों के बीच का स्टैंड गैप भरा नहीं जा सकता है। क्योंकि फिर हाथ को आगे बढ़ा के बोलती है, थंडर थंडर बाइंडिंग इमोटल लॉक। एक स्विच के साउंड के साथ उसका फिगर ऊपर अपीयर होता है। हम उसके पीछे के वर्ड को फटते हुए देखते हैं, जिसमें से ग्रे सिल्वरी लाइटिंग से बनी हुई चेनें कट करती हुई बाहर आने लगती है। इन शैकल्स के ऊपर कुछ सिल्वरी लाइंस मौजूद थी। ये थे वो रून्स जिनके अंदर खतरनाक पावर छिपी हुई थी। वो ब्लैक रोडमैन बोलता है, फ्लेम ड्रैगन स्ट्राइक। वो फ्लेम ड्रैगन रोड करता है, इसका मोमेंटम और बढ़ जाता है। ये देख के म्यूगी जो कि उस ब्लैक रोडमैन से लड़ रहा था, उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो हताश था। नेक्स्ट पॉइंट में गूंजती है बूम की आवाज। दोनों अटैक्स एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं। हालांकि दुकीफे के चेहरे के भी रंग उठ चुके होते हैं, लेकिन तब भी अपनी पावर को शैकल्स में सप्लाई करना बंद नहीं करते। ऑल्दो उसकी आंखों में कमजोरी दिख रही थी, लेकिन तब भी वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के उस आने वाले ड्रैगन की तरफ क्लेंच कर देती है। लगता है ऐसा होते हुए सिल्वरी शैकल्स में जान आ गई थी। वो क्रैश की आवाज से उस ड्रैगन को बांधने लगे थे, जिससे वो ड्रैगन स्ट्रगल करने लगता है। ये देख के ब्लैक रोडमैन बोलते हैं, अर्ली से 3 स्टार दोशियान और ऐसी इंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लेकिन मुझे हल्के मत लो, मैं हूँ फायर लाइन सेक्टर डिसेबल। फ्लेम रिपल एक्सप्लोड। जिस मोमेंट में दुखी फेस दाड़ की आवाज को सुनती है, उसका दिल बैठ जाता है। उसे कुछ ऑमनस फीलिंग आई थी। इसी पल वो ड्रैगन जो कि सिल्वरी चेन से बंधा हुआ था, हम उसे फूलते और पिचकते हुए देखते हैं। अंग्रेजी में बोले तो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होना। फिर आसमान में गूंजती बैंक की साउंड, भयानक फ्लेम्स चारों तरफ फैलती है। दुखी फेस वैसे भी सेंटर ऑफ एक्सप्लोजन के करीब थी। इस रेंज में अगर वो सर्वाइव भी करती है, तब इसकी चोटें काफी गहरी होंगी। ल्यूचिंग मुगी और बाकी लोग चिल्ला के बोलते हैं, सिस्टर फेयर। हाउएवर इसी मोमेंट में यंची के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो ध्यान से देखती है एक्सप्लोजन की तरफ। इस क्रिटिकल मोमेंट में 2 उंगलियां चीफी का रिइंकार्नेशन मार्क के ऊपर प्रेस हो चुकी होती है, जो कि अपनी पावर को अनलीश करने के लिए तैयार था। वो आवाज कहती, तुम ऐसा डेंजरस काम क्यों कर रही हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा? चीफे को फील होता है फैमिलियर सा ऑरा, इसलिए जब वो अपनी रिइंकार्नेशन पावर को रिलीज करना बंद करती है, हम उसके शरीर को डगमगाते हुए देखते हैं। अच्छी बात है कि उसे खास सपोर्ट करता है। इस मोमेंट में दुखी के दिल में एक वार्म फीलिंग आ चुकी थी, जैसे कि उसके शरीर को सहारा देने वाले इस मिस्टीरियस फिगर की आवाज में एक अलग ही अथॉरिटी हो, जो कि हताश दिलों में उम्मीद जगा सकती हो। वो फिगर कहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो अपनी पावर को बचाओ। चीफे नॉड करती है। वो एक फ्लैश में चीफे के फिगर को जमीन पे लेके आता है। दुखी कहती है, सभी स्ट्रॉन्ग है, लगता है ये वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की फायर लाइन सेक्ट से है। जियान कहता है, डोंट वरी, चाहे भले इनकी स्टैंड लेट स्टेज तक पहुंच चुकी हो या वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट से हो, क्योंकि इनकी मेरी टीम के ऊपर हमला करने की हिम्मत हो गई है, तो आज यहाँ से बच के नहीं जा पाएंगे। जब म्यूशे इस फिगर को देखता है, उसकी आंखें तुरंत ही लाल हो जाती हैं। वो धाड़ के बोलता है, जियान तो तुम्हारी फाइल यहाँ पे आने की हिम्मत हो गई। अगर जियान ने उसके ह्यूमन गोस्ट हाइब्रिड को चुराया नहीं होता, तो ना ही उसे अपने पिता की गुस्से का सामना करना पड़ता और ना ही उसके पवेलियन के हायर अप्स उसे दोष देते। ये सब कुछ इस लड़के की वजह से था। जियान जिसके पास अब पवेलियन का ट्रेजर होता है, म्यूशे उसे जिंदा नहीं रहने देगा। खैर अब कौन किसको जिंदा नहीं रहने देगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अब इस एपिसोड को खत्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बात ऐसी है कि अगर हम इस फाइट को शुरू भी कर देते हैं, तो बस वो शुरू ही हो पाएगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एंजॉयमेंट खराब हो, इसलिए हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आधे से ज्यादा एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी शानदार फाइट। फिर लास्ट में बात करी जाएगी रून्स ऑफ टेनोजो की, और मोस्ट लाइकली सोल पैलेस और हिडन सोल सोसाइटी। सो अगर आप चाहते हो एपिसोड्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वहीं पे जिन लोगों से नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जाता है, वो बन सकते हैं चैनल की मेंबरशिप का हिस्सा। हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स हर शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय करते हैं। वहीं पे वो लोग जो कि हमेशा 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं, वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्परर या उससे ऊपर। क्या सारे फ्रेंड्स आपको ज्वाइन के ऑप्शन में दिख जाएंगे, जो कि मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आपको डेफिनेटली इसे चेक करना चाहिए। अगर इस एक्सप्लोरेशन से रिगार्डिंग आपके पास कोई सवाल हो या हमें आप कोई सुझाव देना चाहते हो, तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में बता सकते हो, जिससे फ्यूचर में चीजें और भी इम्प्रूव हो सके। विद दैट मैं लेता हूँ आपसे विदाई। स्टे हेल्दी।